कहानी शुरू होती है। किसी शहर में एक बड़ा ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास संजीवक नाम का एक बैल था। वो बैल बड़ी ही उन्नत नस्ल का था। 10 हाथ लंबा, शक्तिशाली, 2-2 हाथ लंबे सींग, चमकदार, सफेद। दूर दूर से लोग उस बैल को देखने आते थे। सेठ भी अपने बैल से बड़ा प्रेम करता था। उसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था और वो अपना सारा व्यापार उसी बैल के पीछे गाड़ी बांधकर अनाज, गुड़, घी आदि चीज़ों को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाकर करता था। एक बार की घटना है। वो सेठ अपना सामान बैलगाड़ी पर लादकर अपने कुछ नौकरों और सैनिकों के साथ एक बड़े ही भयानक जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक गड्ढे में पांव पड़ने से उस बैल की टांग टूट गई। बैल बहुत बड़ा था। वो पीड़ा और कष्ट से चीखने लगा, जमीन पर लेट गया। सेठ और नौकर चाकर बड़े परेशान हुए। इतना वजनी बैल के उसे उठाकर यहां से वहां भी नहीं किया जा सकता। पूरा एक दिन व्यापारी उस जंगल में अपने प्यारे बैल के करीब बैठा रहा। उसे घास और पानी पिलाता रहा। नौकरों और अंगरक्षकों ने कहा कि सेठ जी, ये बैल आपको बड़ा प्यारा है, हम मानते हैं, पर इस भयानक जंगल में हम कब तक रुके रहेंगे? धन दौलत कोई छीन ले, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई हत्यारा, डाकू, जंगली या जहरीला जानवर आन खड़ा हुआ तो क्या करेंगे? अब इस मोह को छोड़िए। घर में आपका परिवार राह देखता होगा। यह बैल इतना शक्तिशाली है कि इसे तड़प तड़प कर मरने में ही 10 दिन लग जाएंगे। आपकी आज्ञा हो तो हम घर चलें। व्यापारी को बात ठीक लगी। बड़े दुखी हृदय के साथ उसने अपने प्यारे बैल को वहीं जंगल में छोड़ दिया। उसके पास खूब सारा पानी और घास रख दिया ताकि मरने से पहले वो जितना खा पी सके खा ले। अब क्योंकि बैल पहले से ही बड़ा तंदुरुस्त था, हरे जंगल में ताजा हवा और पानी पीकर धीरे धीरे वो उठ खड़ा हुआ। चलकर यहां वहां जाने लगा। चंद हफ्तों में वो भला चंगा हो गया। लेकिन अब वो लौटकर सेठ के पास नहीं जा सकता था। जंगलों में कोई रास्ते नहीं होते, दिशाओं की समझ बैल में नहीं होती। सो वो कभी लौटकर नहीं गया और उसी जंगल में रहने लग पड़ा। उसी जंगल में जंगल का राजा शेर रहता था। नाम था पिंगलक। वो बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा हिंसक, बड़ा जालिम। उस शेर का एक मुख्यमंत्री था सियार। नाम था करकट। उस मुख्यमंत्री का एक बेटा भी था। नाम था दमानक। सियार अपने बेटे को राजनीति सिखा रहा था। राजा का अच्छा सेवक कैसे बना जाता है, राजमहल में राज परिवार की सेवा कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह। वो अपने बेटे को हर समय अपने साथ रखता था। जैसा कि हम आम जिंदगी में देखते हैं, पिता अपने बच्चों को अपना हुनर सिखाता है। कई दुकानों पर बाप अपने बेटों को साथ रखते हैं ताकि वो ग्राहक के हाव भाव समझ सके, उनके बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ सके। सो दोनों बाप बेटा हर वक्त शेर के साथ ही रहते थे। एक दिन शेर अपने मुख्यमंत्री और उसके बेटे यानी दोनों सियारों के साथ जंगल से गुजर रहा था। वो तीनों तालाब पर पानी पीने रुके। संयोग से बैल भी उसी तालाब के दूसरे किनारे पर पानी पी रहा था। जरूरत से ज्यादा बड़ा, लंबे लंबे सींग, शालीन, गले में कीमती घुंघरू, पैरों में घुंघरू, रंगीन पूंछ। उस पर पहली नजर पड़ते ही शेर हक्का बक्का रह गया। सुरक्षा के विचार से भागने और डर जाने में बड़ा फर्क होता है। उसके दिमाग की अंदरूनी मांसपेशियों में भय का एक विस्फोट हुआ, जिसके खिंचाव से अवाक होकर उसकी पूंछ उसकी टांगों में जा घुसी। वो बिजली की रफ्तार से पीछे की तरफ पलटा और देखते ही देखते झाड़ियों में जा छुपा। उसकी टांगें कांप रही थी, सांसें हाँफ रही थी, जुबान परेशान। सियार और उसका बेटा बैल को देखकर बस हैरान थे। दरअसल सियार एक ऐसा जानवर होता है जो गांव और शहरों में भी जाते रहते हैं, और बैल देखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सियार का बेटा बोला, पिताजी, ये तो साधारण सा बैल है, महाराज यूं ही इससे डरे जा रहे हैं। इतना कहते हुए वो शेर को समझाने के लिए आगे बढ़ा। बाप ने बेटे का कंधा पकड़ा और पूछा, तुम करने क्या जा रहे हो? बेटा बोला, पिताजी मैं महाराज को बताने जा रहा हूं कि इस साधारण से बैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाप बोला, रुको, आज पहली बार मुझे राज सिंहासन तक पहुंचने वाला वो गुप्त द्वार मिल गया है जो राजनीति के इस खेल में दुनिया के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सम्राटों की अदला बदली करता आ रहा है। बेटा बोला, सम्राटों की अदला बदली? यानी आप शेर को राजा की गद्दी से हटाकर किसी और को सम्राट बनाएंगे?
लेकिन किसे बनाएंगे? इस जंगल में दूसरा कोई शेर तो है नहीं। बाप बोला, उस बैल को देखकर शेर बुरी तरह घबरा गया। मैं भी हैरान हो गया, मगर तुम गर्दन अकड़ाए, पंजे गड़ाए किसी चट्टान की तरह टस से मस नहीं हुए। तुम सम्राट बनने के सबसे योग्य अधिकारी हो। बेटा बोला, पिताजी लेकिन मैं तो एक सियार हूं। बाप बोला, निर्भीक हो, तुम सम्राट हो। सम्राट का सिंहासन रंग, जात, नस्ल और लिंग के भेद को नहीं देखता। यह रंग भेद, जात पात तो राजनीति की ही एक चाल है, ताकि तुम्हारे 80% दुश्मन ठंडे पड़ जाएं। राज सिंहासन पर बैठे रावण आम जनता तक मंदिर पुजारियों और धार्मिक ग्रंथों के जरिए लगातार बिना रुके ये खबरें पहुंचाते रहते हैं कि तुम सम्राट बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी जगह ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखी है। सम्राट तो बस कुछ खास नस्ल के राजसी परिवार के लोग ही बन सकते हैं, मगर राजनीति शायद इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे उत्तम शिक्षा है। शिक्षित बनो। शिक्षा तुम्हें बताती है कि तुम शेर हो या सियार। ये जो डर गया है ना, इसे डरा ही रहने दो। चाहे कोई तुम्हारा दोस्त हो, सहकर्मी हो, कोई भी हो, अगर वो किसी चीज से डरता है तो उसे डरा ही रहने दो, क्योंकि परिवार से बाहर हर कहीं राजनीति है। दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ और इस गला काट प्रतियोगिता में जल्दी ही तुम्हें अपने साथियों पर ही राज करने की जरूरत पड़ेगी। आज जिन्हें तुम अपना भाई बंधु समझते हो, जल्दी ही उन्हीं का अहंकार तुम्हें चुभने लगेगा। यही प्रकृति का नियम है। उनके डर को जिंदा रखो, ये डर जल्दी ही तुम्हारे काम आएगा। बेटा बोला, तो फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? बाप बोला, तुम मौन धारण करो। मौन वो बांध है जो तुम्हें बोलने से रोकता है। नहीं तो बोलना सीखते ही हम ऐसा शुरू होते हैं कि फिर चुप होने का नाम नहीं लेते। बच्चे 5-7 साल तक बोल नहीं पाते, वो लाचार होते हैं, तुतलाते हैं, हर कोई उन पर हंसता है। जितने प्यारे वो हमें लग रहे होते हैं, उतने प्यारे वो खुद को नहीं समझते। उन्हें तो अपनी बेबसी पर चिढ़ मच रही होती है। इन 5-7 सालों की चुप के बाद अपने विचारों को ना बोल पाने की घुटन जब फूटती है तो उसका कोई रुख रास्ता नहीं होता। भावनाओं का पहला विस्फोट होता है टीनेज में। एक तो टीनेजर्स के पास विचार नहीं होते और दूसरी तरफ संवेदनाओं की आतिशबाजियां उनके दिमाग के अलग अलग बिंदुओं पर जीवित हो रही होती हैं। वो बोलते हैं, बस बोलते हैं। उनके लिए हर चीज नई होती है। वो हर आवाज, हर चेहरे, हर रोशनी को देखकर हैरान होते हैं, हर बात पे हंसते हैं। अगर मौन का बांध ना हो तो ये ज्वालामुखी उनके विचारों की जड़ों को ही गलाना शुरू कर देता है। इसलिए मौन धारण करो। जिस तरह गुरुकुल में रहकर शिष्यों को मौन धारण करना पड़ता है, गुरु के सामने मौन रहकर हम सिर्फ विचार लेते हैं, देते नहीं हैं, उसी तरह तुम्हें मौन धारण करना होगा। ये बांध तुम्हारे बेहताशा बहते विचारों को रोककर उसे आकार देगा। तुम सीखोगे कैसे इस बांध में से अपनी जरूरत की नहरें वहां पहुंचाई जाती हैं जहां उन्हें परफॉर्म करना है। बोलना एक आदत है। बाकी बुरी आदतों की तरह बोलना भी एक बुरी आदत है। किसी पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह हम बोलते चले जाते हैं और ज्यादा बोलने से इरादे कमजोर हो जाते हैं। भावनाएं बड़ी शक्तिशाली होती हैं। वो मन से किसी परमाणु विस्फोट की तरह फूटती हैं, लेकिन हम उसकी अथाह शक्ति को बोलकर, चीख चिल्लाकर, झगड़ा करके दूसरों की हड्डियां तोड़ने में बर्बाद कर देते हैं। चुप रहने से उन तरंगों को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और वो आपके अंदर चमत्कार करके दिखाती हैं। मान लो तुम शराब बहुत पीते हो। एक रात ज्यादा शराब पीने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब रही। तुमने उस तकलीफ के वक्त इरादा बनाया कि अब आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। यह इरादा बड़ा मजबूत है, यह अंदर से उठा है। लेकिन अगर सुबह उठकर तुम हर मिलने वाले को बताते फिरोगे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, तो तुम्हारा इरादा कमजोर पड़ जाएगा। चुप रहो, किसी से मत कहो। बात बताने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन तुम्हें अपना मन हल्का थोड़ी ना करना है, उसे बोझिल ही रहने दो। शराब छोड़ने के विचार को अंदर ही अंदर काम करने दो। उसे मौका तो दो कि वो अपना जलवा दिखा सके। तुम तो सुबह उठते ही उसे बाहर निकाल देते हो। दूसरी तरफ हो सकता है चुप रहने के बावजूद भी तुम शराब पीते रहो, लेकिन छोड़ने का विचार तो अंदर काम कर रहा है ना। जाम के हर घूंट के साथ अंदर का विचार उसे नष्ट कर देगा। शराब विचारों से ज्यादा ताकतवर नहीं होती।
तुम्हारे मन में शराब छोड़ने का विचार आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। एक लड़का मेरे पास आया 3 जनवरी को, आकर बोला मैंने 1 जनवरी को ये कसम खाई थी कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर 2 जनवरी को मेरे दोस्त के पिता की मौत हो गई, उसके साथ बैठकर पीनी पड़ गई, कसम टूट गई। अब मैं अगले साल फिर कोशिश करूंगा। मैंने कहा 1 मिनट, अभी तो बस 3 तारीख ही हुई है, तारीखों से क्या फर्क पड़ता है। बार बार कोशिश करते रहो, इरादों को पाला जाता है, कस्मों को बार बार टूटने के बाद भी लगातार कोशिश करके निभाना पड़ता है। गलतियां तो होती रहती हैं, कस्में तो टूटती रहती हैं। कस्में जितनी सख्त होंगी उतनी जल्दी टूटेंगी, उन्हें थोड़ा लचीला बनाओ, फ्लेक्सिबल रखो। हल्की फुल्की गलतियां करने के लिए खुद को आजादी दो। तुम तो सीधा भीष्म पितामह वाली प्रतिज्ञा कर लेते हो। कसम जितनी बार टूटे उसे दोबारा गांठ बांधो, देखना वो पहले से ज्यादा मजबूत होगी। चाहे तुम्हें 2 महीने लग जाएं, लगाओ, बार बार कोशिश कर करके उस कसम को किसी कंपटीशन की तरह जीतो जिसमें तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम खुद हो। बहुत से लोग कहते हैं कि बोलने से फायदा होता है। जब हम कई लोगों को बता चुके होते हैं कि हमने ये कसम खाई है, तो सामाजिक दबाव के चलते बेइज्जती से बचने के लिए हमें उस कसम को निभाना ही पड़ता है। देखो, तुम्हें जो तरीका ठीक लगता है, जो तरीका सूट करता है, वो अपनाओ, लेकिन बाहरी दबाव या लोग क्या सोचेंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इन बातों का असर उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा मूड खराब होगा। तुम कहोगे भाड़ में गई दुनिया, लोग जो मर्जी सोचें, तो पैग बना यार। जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो कम से कम 3 महीने का मौन धारण करो। मैं कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। मौन के दौरान ऐसा नहीं कि आप मुंह ही नहीं खोलेंगे। अपने दोस्तों से मिलो, हंसो, नाचो। नाचना मौन की शक्ति को पूरे शरीर में फैलाएगा। तुम्हारे चेहरे पर उदासी चाहकर भी नहीं आ पाएगी। पहले हफ्ते में ही अपनी स्किन की चमक देखना। जिस सत्या को तुम बोल बोल कर बर्बाद कर रहे हो, चुप रहने से वो आसपास के लोगों के लिए एक खतरनाक आकर्षण बन जाएगा। वो तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हटा पाएंगे। जानते हो ऐसा क्यों होता है? सुनो, जब तुम बहुत बोलते हो तो एक तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है, और दूसरा तुम्हारा अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तुम अपने रहस्यों को भी उजागर कर देते हो। सम्राट का अर्थ होता है रहस्यों को छुपाकर बैठा हुआ। रहस्यों को जानना तुम्हारे अंदर आनंद की एक रोशनी को पैदा करता है। जैसे हम जलते हुए बल्ब को अपने हाथों से ढक दें तो हमारे हाथों की स्किन चमक उठती है, बस वैसे ही तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा। सिंहासन रहस्यों की राजगद्दी होती है। उस पर वही बैठ सकता है जो रहस्यों को छुपाकर रख सकता है। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, लेकिन जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम्हारे तब तक ही काम आएगा जब तक वो तुम्हारे सीने में दफन रहेगा। आगे बताते ही तुम उसे खो बैठोगे। मैं पावर हाउस हूं। मैं चाहे लाखों लोगों को बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ जरिया हूं। मुझे बस चुना गया है। मैं निमित्त मात्र हूं। मेरा काम तुम्हें रोशन करना है, तुम्हें बताना ही तो मेरा काम है। मैं टीचर हूं, इसीलिए बोलता हूं, तुम्हें चुप रहना है। दूसरी बात, तुम दिन में 20 या 25 शब्द बोल सकते हो। हां, नहीं, अच्छा, ओके, अरे वाह, सच में? तुम बताओ कैसे हो, ये कितने का है? कोई तुम्हें अच्छा खाना खिलाए तो उसकी तारीफ करो। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूज मी, रास्ता पूछना, वेटर को ऑर्डर देना, अपनी माँ को आई लव यू कहना। धीरे धीरे इन शब्दों को भी कम करते जाओ। जब तुम दिन में 1 शब्द तक पहुंच जाओ तो फिर बस, जब तक चाहो या रह सको, मौन रहो। मौन का मकसद बस अपने विचारों को बह जाने से रोकना है। हम दिमाग में विचार आते ही बोल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो नए और इंटरेस्टिंग होते हैं। हम चहक उठते हैं कि वाह क्या विचार आया है, दूसरों को भी बताऊंगा, उन्हें भी बड़ा मजा आएगा। धीरे धीरे हम सोचने से पहले बोलने का हुनर पैदा कर लेते हैं। फिर हम बोलने के बाद अपनी ही बोली हुई बात सुनकर खुश होते हैं, हैरान होते हैं। हमें जब तक वो समझ में आता है तब तक वो विचार हमारा नहीं रहता, वो अनाथ हो चुका होता है। मुझे हर रोज हजारों ऐसी कहानियां बताई जाती हैं कि मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मगर मुझसे पहले मेरे दोस्त ने खोल लिया।
क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ने वाली जिस लड़की की तरफ तुम कभी ध्यान भी नहीं देते, अगर तुम्हारा दोस्त कहे कि ये मुझे पसंद है तो तुम्हारी दिलचस्पी भी उसमें बढ़ जाती है। मुंह से निकलते ही विचारों पर तुम्हारा कोई कॉपीराइट नहीं रहता, वो सबके हो जाते हैं। खैर, मौन के पूरा होने के बाद असली मजा आना शुरू होता है। पहला मजा तो यह कि मौन के बाद जब तुम बोलने की कोशिश करोगे तो तुम बोल ही नहीं पाओगे। जैसे बोलना एक आदत है, वैसे ही चुप रहना भी एक आदत है। तुम्हें चुप रहने की आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि चुप रहने के लाखों फायदे हैं। एक तो यह कि तुम देखोगे कि जो लोग चुप नहीं रह पाते वो कितने नासमझ लगते हैं, और दूसरा, उनके बड़बोलेपन से तुम्हें उन्हें कंट्रोल करने का रास्ता मिल जाएगा। हजारों नए विचार तुम्हें मिलते जाएंगे। और अगर तुम जन्मजात चुप रहने वाले हो, कम बोलने वाले, शर्मीले किस्म के इंसान हो, तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तुम्हारी मेहनत और वक्त बच गया है, क्योंकि ज्यादा बोलने वालों के लिए मौन धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। कई व्यापारी, सेल्समैन, इंश्योरेंस एजेंट्स मुझसे कहते हैं कि हमारा काम तो बिना बोले चल ही नहीं सकता। मैं कहता हूं, काम धंधे के वक्त चुप रहने की जरूरत नहीं है, पर तुम ज्यादा बोलने को अपनी क्वालिटी मत समझो। अगर तुम दिन में 12 घंटे बोलते हो तो यह तुम्हारी गंदी आदत है। काम धंधा सिर्फ बहाना है ताकि तुम्हारे बोलने का शौक पूरा हो सके। तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। अपने शब्दों को सुधारो, पंच लाइन्स डिजाइन करो, सिर्फ कस्टमर के फायदे की बातें बोलो। जितना फायदा तुम्हें 12 घंटे बोलकर हो रहा था, उतना फायदा पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 2 घंटे बोलकर होना चाहिए। तब माना जाएगा कि तुम एक माहिर खिलाड़ी हो। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। समय बचाते जाओ और कमाई बढ़ाते जाओ। बस अपने घर परिवार और दोस्तों को बता देना कि तुम मौन में हो, इसलिए चुप हो, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। दुनिया में एक गलतफहमी फैली हुई है कि दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन सच बिल्कुल इसके उल्टा है। लोग शब्दों से प्रभावित नहीं होते। शब्द बड़े कमजोर हथियार होते हैं। तुम कभी वो नहीं कह पाओगे जो कहना चाहते हो, और लोगों की आदत होती है कि वो तुम्हारी बात का गलत मतलब निकालते हैं और नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम कम शब्दों में बात करोगे तो लोगों को तुम्हारी बात याद भी रहेगी और वो घर जाकर उसके बारे में सोचेंगे भी। तुम एक बात समझाने के लिए दूसरी बात शुरू करते हो, दूसरी पर यकीन दिलाने के लिए तीसरी, फिर चौथी, और फिर 5वीं बात तुम्हारी ही कही गई पहली बात को ही झूठा साबित कर देती है। तुम जरूरत से ज्यादा वादे कर बैठते हो, जिम्मेदारियां ले लेते हो, सबकी नजरें हर वक्त तुम पर ही रहती हैं। धीरे धीरे तुम्हारी छवि एक बड़बोले इंसान की बन जाती है। मौन खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली तुम ज्यादा बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आदत टूट गई है। अब देखना, तुम्हारी बातें 2 शब्दों में ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा। खामोश रहने वाले टीचर्स बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं। अब तुम सोचोगे कि चुप रहकर दूसरों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जबकि तुमने देखा होगा कि जो लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, वो उन पर चिल्लाते हैं, डराते धमकाते हैं, या फिर उनसे प्यार करने का झूठा नाटक करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कस्में वादे किए जाते हैं, उम्मीदें जगाई जाती हैं। ये नेताओं का तरीका है। यहां एक बात अच्छी तरह समझ लेना, मैं तुम लोगों को नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम लोगों को राजनीति सिखा रहा हूं। नेतागिरी और राजनीति में बड़ा फर्क होता है। मैं तुम्हें सम्राट बनना सिखा रहा हूं, चोर नहीं। नेता चोर होते हैं, वो बात बात पर हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, वो आपका विश्वास जीतते हैं, फिर आपको धोखा दे जाते हैं, फिर अपनी चालाकी पर बड़ा खुश होते हैं। मैं यहां तुम्हें छिछोरापन सिखाने नहीं बैठा हूं कि 4 झूठे बोल बोल दो, कौन पूछता है। नहीं, सम्राट सभ्य और शालीन होते हैं। नेता और सम्राट के बीच वही फर्क होता है जो एक असली करोड़पति की बेटी में और फिल्मों में करोड़पति की बेटी का किरदार निभाने वाली किसी हीरोइन में होता है। फिल्मों में उन्हें चिड़चिड़ी, नकचड़ी, घमंडी, बदतमीज और चुटकियां बजाकर बात करने वाली, छोटे कपड़ों में ड्राइवर को डांटने वाली, या फिर बड़ी आजाद ख्याल बिकनी पहनकर यहां वहां 1 नाइट स्टैंड करती घूमने वाली, कभी गोवा कभी पेरिस। लेकिन असल करोड़पति की बेटी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो तुमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रही है। वो बड़ी दोस्ताना होती हैं,
वो ज्यादा विश्वास के काबिल होती हैं क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल करने के लिए कभी झूठ बोलना नहीं सीखा होता। उनकी इच्छाएं, उनका माहौल ऐसा होता है कि तुम्हें बताया जाए तो तुम्हारी समझ में भी ना आए। ये गोवा, ये पेरिस, ये तुम्हारे सपने हैं। ये तुम्हें बेचने के लिए एक मनगढ़ंत किरदार और व्यवहार बनाया गया है। असली करोड़पति की बेटी जब तुम्हारी फिल्मी हीरोइनों को देखती है तो वो हंसती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब गली नुक्कड़ों पर अमिताभ बच्चन जैसी सफेद दाढ़ी लगाकर उनके डायलॉग सुनाकर लोगों से चवन्नी अठन्नी कमाने वाले डुप्लीकेट को देखकर हंसते होंगे। सम्राट और नेता में वही फर्क होता है जो भगवान रावण में और तुम्हारी रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले मगर असल जिंदगी में पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी करने वाले सुखाराम घोरपड़े में होता है। रावण का वो किरदार जो तुम स्टेज पर या टीवी पर देखते हो, जो जोर जोर से हंसता हुआ आता है, हा हा हा, मैं लंकापति रावण हूं। कहां है वो धूर्त सन्यासी और उसका भाई जो इतनी सुंदर लड़की लेकर घूम रहे हैं, हा हा हा। चलो मैं इस अति सुंदर लड़की को ही उठाकर ले जाता हूं क्योंकि मुझे और कोई काम तो है नहीं। अरे तुम पागल हो, ये विचार तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया है। अरे वो रावण थे, सम्राट थे, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के गुरु थे। भगवान शिव को जीतकर जले आ रहे थे। वो ब्राह्मण थे, महापंडित, 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञाता। ज्योतिष की रचना उन्होंने ही की थी। संगीत के महागुरु, प्रेम की 10 कलाओं में माहिर। उनके जो 10 सिर हैं वो प्यार करने के 10 तरीकों को दर्शाते हैं। बांसुरी बजाने में भगवान कृष्ण उनके सामने कहीं टिक नहीं पाते थे। वो बड़े हैंडसम थे, व्यवहार कुशल, लंबे चौड़े, अच्छी अच्छी राजकुमारियां, सुंदरियां उन पर मरती थी, प्रेम पत्र लिखती थी। उनके शरीर में इतना बल था कि कैलाश उठाकर यहां से वहां कर दें। सोने की लंका में रहने वाला, सभी भावनाओं को जीतने वाला। मगर राम नेतागिरी है। वो सबको खुश करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया करैक्टर है। वो तुम्हें सही गलत की चिंता छोड़कर बस यकीन करना सिखाता है। रावण तुम्हारे लिए लड़ते हैं, वो तुम्हारे लिए ईश्वर से भी लड़ पड़े। वो मनुष्य की आत्मिक स्वतंत्रता के भगवान हैं। राम ने सिवाय दूसरों के इशारों पर चलने के और किया क्या है? किसी राम से पूछो कि राजनीति क्या है तो वो कहेगा राजनीति बहुत गंदी चीज है, इससे दूर रहो, ये गटर है, इसमें आकर हर इंसान गंदा हो जाता है। लेकिन किसी रावण से पूछो तो वो कहेगा राजनीति मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निडरता के साथ उठाए जाने वाले कदमों से पहले बनाए जाने वाले प्लान को कहते हैं। जैसे हम रणभूमि में युद्ध करने से पहले रणनीति बनाते हैं ना, बस वैसे ही किसी योद्धा की तरह सोचो, किसी नेता की तरह नहीं। रावण का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, सीता को उठाने वाला। बस तुम्हें वही याद है क्योंकि तुम्हारे लिए औरत ही सब कुछ है। ज्यादातर राम भक्त औरत भक्त होते हैं, लेकिन रावण भी कोई औरतों की बेइज्जती करने वाले नहीं थे। पर गृहस्थ आश्रम ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। उनकी बस एक ही छवि को बार बार दिखाया जाता है ताकि तुम लोग उन रहस्यों तक ना पहुंच सको जहां तक वो पहुंचे थे, जिसकी वजह से विष्णु को राम अवतार लेकर उन्हें अमर होने के कंपटीशन से बाहर करने के लिए आना पड़ा। ये देवताओं की चाल थी। पहले जमाने में लोग पूरी कहानी की तरफ ध्यान देते थे। रामायण पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तुम तक पूरी कहानी कभी नहीं पहुंचाई जाती ताकि तुम लोग रावण से दूर ही रहो। मैं राम के खिलाफ नहीं हूं, कोई भी हो नहीं सकता, ना मैं रावण के पक्ष में हूं। ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि आज तक किसी ने रावण के पक्ष में कुछ बोला ही नहीं। रावण को समझाने के लिए मुझे राम के ओपोजिट बोलना पड़ता है। मैं ओपोजिट बोल रहा हूं, अगेंस्ट नहीं। सम्राट सच है और नेता झूठ। सम्राट और नेता में वही फर्क होता है जो तुम्हारे घर में और बाजार में है। घर सच है और बाजार झूठ है। बाजार मायाजाल है। मायाजाल क्या होता है इसे अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में मैं तुम्हें मायाजाल रचना ही सिखाऊंगा। तो आगे जरा गौर से सुनना। माया का मतलब होता है पैसा, धन दौलत, लोभ, लालच, प्रेम, लालसा, मोह, महत्वाकांक्षा यानी महत्व की आकांक्षा।
दूसरों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, मुझे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। नक्ल और अक्ल की लड़ाई। और जाल का मतलब तो तुम समझते ही हो, जिसमें तुम फंस जाते हो। मायाजाल में सबसे पहले शिकार तय किया जाता है, सबसे आसान शिकार, और सबसे आसान शिकार होते हैं नौजवान, नई पीढ़ी। नेता हो या व्यापारी, एक ही बात कहेंगे, नौजवानों के हाथों में हमारा भविष्य है। देखो, बच्चों के पास पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं उनके माँ बाप के पास, और माँ बाप बड़े होशियार हो चुके होते हैं। वो इस मायाजाल में लुटकर पहले ही सब कुछ गवा बैठे होते हैं। वो अपनी जेब से पैसे नहीं निकालेंगे, जमीन जायदाद बेचकर गाड़ी नहीं खरीदेंगे। उन्हें बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नेता और व्यापारी बच्चों को शिकार बनाते हैं। बच्चे घर जाकर माँ बाप से लड़ेंगे, जिद करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, महंगे चश्मे, महंगे मोबाइल। इसलिए नौजवानों को हीरो दिखाया जाता है ताकि उनके माँ बाप की जेब से पैसे खींचे जा सके। यह ना समझना कि तुम लोगों को ही स्मार्ट जनरेशन कहा जा रहा है, यह खेल हमेशा से चल रहा है। हर नई पीढ़ी को बताया जाता है कि तुम सबसे होशियार हो, तुम्हारी पिछली पीढ़ी मूर्खों की थी, पुराने लोग नालायक थे, वो दंगा फसाद ही करते रहे। मायाजाल को समझना है तो अपनी सोच को बहुत पीछे ले जाओ। जब लोग जंगलों में रहते थे, गांव में रहते थे, गांव में बड़े रईस, पैसे वाले लोग, पक्के मकानों में गाय भैंस पालने वाले, तंदुरुस्त। चलो अब कल्पना करो उस पहले आदमी की जिसने सबसे पहले मायाजाल रचा होगा। मायाजाल का मतलब होता है तुम्हें वो बेचना जो खरीदने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सच तो तुम्हें मिला ही हुआ है, झूठ तुम क्यों खरीदोगे? तुम झूठ खरीदो, इसके लिए मायाजाल रचा जाता है। स्कूल कॉलेज के बच्चे अंडे में से निकले चूजों जैसे होते हैं। उन्हें अंडे में से निकलते ही जो पहला नजर आता है उसी को मां समझ लेते हैं। यही सबसे परफेक्ट टाइमिंग होती है हमला करने की। वो आदमी जिसने सबसे पहले मायाजाल रचा, वो बड़ा होशियार रहा होगा। वो गांव से बाहर जाती सड़क के किनारे, जहां आम के लाखों पेड़ होंगे, उन पेड़ों से चाहे कोई भी आम तोड़कर खाए, कोई समस्या नहीं। पेड़ जंगल में उगते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता। लेकिन वो होशियार आदमी उन्हीं पेड़ों के नीचे एक टोकरी में आम रखकर बैठा होगा। पास में उसने अपनी माशूक को खड़ा किया होगा, कोई खूबसूरत सी लड़की। और वो आते जाते नौजवानों से कहता होगा कि भाइयों, तुम तो बड़े समझदार लगते हो, नया खून, नया जोश। जरा अपना चेहरा देखो कैसे लाल सुर्ख, जरा अपनी चाल देखो जैसे जंगल का राजा शेर चलता है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने बाप दादा जैसे बेवकूफ हो। तुम तो नई पीढ़ी के, नई चीजों को समझने वाले लगते हो। जरा इधर तो आओ, ये देखो आम, ये आम खरीद लो। तुम आम खरीदोगे तो इस लड़की की पप्पी फ्री। तुम एक आम खरीदो तो तुम इस लड़की के गाल को एक बार चूम सकते हो। आम तो वैसे आसपास पेड़ों पर भी लगे होंगे, तुम चाहो तो वहां से तोड़कर खा सकते हो, लेकिन तुम सोचोगे सौदा बुरा नहीं है, लड़की की पप्पी फ्री मिल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि उस आदमी के सारे आम बिक गए होंगे। वो आम जिनके लिए कभी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं थी, मगर खूबसूरत लड़की को चूमने के चक्कर में सारा गांव फंस गया होगा। लोग तो किसी आते जाते को आम तोड़कर खाने भी नहीं देते होंगे कि ये आम कोई और तोड़कर खा गया तो उस दुकानदार का नुकसान हो जाएगा, उसके पास आम नहीं होंगे तो हम खरीदेंगे कहां से। मुझे तो यह भी यकीन है कि नौजवान अपने घरों से दूर जंगलों से आम ला लाकर उस आदमी को देते होंगे कि ले भाई, ये आम हमें वापस बेच ताकि हम लड़की की पप्पी फ्री ले सकें। अब लड़की के गालों को चूमने के पैसे तो वो मांग नहीं सकता, ये तो व्यभिचार हो जाएगा, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, इसीलिए वो फ्री है। ये जो फ्री होता है ना, ये हमेशा तुम्हें फंसाने के लिए होता है। धीरे धीरे उस आदमी ने पूरे गांव के आम के पेड़ों पर कब्जा कर लिया होगा। हजारों लड़कियों को चुम्मा देने के लिए काम पर रखा गया होगा। आम तोड़ने के लिए मजदूर रखे गए होंगे। हिसाब किताब के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे गए होंगे। मैनेजमेंट के लिए आईआईटी टॉपर्स और एमबीए की डिग्रियों वाले इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े रहते होंगे। मीडिया लोगों को घर जा जाकर बताता होगा कि आम खाने के क्या क्या फायदे हैं। उस आदमी ने एक इंडस्ट्री तैयार कर ली होगी।
बाप दादा हमेशा नौजवानों को समझाते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये बाल, ये कपड़े, ये मोटरसाइकिल, ये गाने तुम्हारा वक्त, पैसा, ताकत और दिमाग खा जाएंगे। मगर मायाजाल के शिकार बच्चे सोचते हैं कि इस बुड्ढे को क्या पता कि जिंदगी के मजे कैसे लेते हैं, इसे क्या पता कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये क्या जाने कि मेरे दिमाग में कितने बड़े बड़े आइडियाज हैं। आजकल के नौजवानों का लाइफस्टाइल ये अनपढ़ किसान क्या जाने। याद रखना, तुमसे पहले की हर पीढ़ी अपने बाप दादा के साथ यही करती आ रही है। वो अपनी जमीन उस आम वाले को बेचकर पैसे ले लेते होंगे, आम वाला उस जमीन पर आम उगाकर उन्हीं को बेचकर पैसे वापस ले लेता होगा। लड़की की पप्पी के चक्कर में वो पैसे वापस देकर आम खरीदते चले जाते होंगे। अंत में ना लोगों के पास जमीन बची होगी, ना पैसे और ना ही आम। ये मायाजाल है, पैसों का मायाजाल, चकाचौंध और एडवर्टाइजमेंट का मायाजाल। जो तुम्हारे पास है उसे हटाकर तुम्हें उसका अल्टरनेट बेचा जाता है। पहले जमाने में लोग नीम की दातुन करते थे। दातुन हफ्ते में एक बार ही करनी पड़ती है, बस पूरा हफ्ता तुम्हारे दांत साफ चमकते रहते हैं, तुम्हें ब्रश करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कई मेडिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारे अंदर जाती हैं, कई बीमारियां ठीक होती हैं, नपुंसकता खत्म होती है, बाल सफेद नहीं होते, गंजापन नहीं आता, आंखों की रोशनी तेज होती है, याददाश्त तेज होती है, तंबाकू का एंटीबायोटिक। लेकिन दातुन तो सड़क के किनारे लगे आमों की तरह अपने आप उगाती है, वो तो फ्री में मिलती हैं, तो उसे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो किसी होशियार आदमी ने टूथपेस्ट बनाई। और सुनो, पहले टूथपेस्ट किसी और चीज के साथ फ्री मिलती थी कि भैया तुम कपड़े धोने का साबुन खरीदो तो टूथपेस्ट फ्री। मायाजाल शुरू ही फ्री से होता है, लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। व्यापारियों ने अखबारों को पैसे दिए। तुम लोगों को 1950 से लेकर 1990 तक के अखबार देखने चाहिए। जानते हो उनमें क्या खबरें छपती थी? दातुन करते वक्त एक बच्चे के मुंह में दातुन लगने के कारण उसका जबड़ा फटा, 5 टांके लगे। वो बच्चा असल में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। ज्यादा दातुन करने के कारण एक औरत के बोलने की शक्ति चली गई। बताओ, अब औरतों की बोलने की शक्ति चले जाए तो वो कितनी परेशान होंगी। दातुन करने के कारण होठ लाल हो जाते हैं, इसलिए एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसी खबरें लोगों को डरा देती हैं। वो सोचते हैं छोड़ो इस मुसीबत को। अखबारों पर कभी यकीन ना करना। अगर तुम्हारे सामने एक वेश्या और एक पत्रकार खड़ा है तो वेश्या पर विश्वास करना, पत्रकार पर नहीं। दोनों का काम है दूसरों के कपड़े उतारकर पैसे कमाना, मगर वेश्या ज्यादा श्रद्धा योग्य होती है। 2 पल के लिए ही सही वो तुम्हें सहारा देती है, तुम्हें संभालती है। तुम्हारी दुनिया से जो नाराजगी है, जो कला है, जो गुस्सा है, उसे वो पी जाती है। पत्रकार तुम्हारे कपड़े उतारकर दुनिया को तमाशा दिखाकर पैसे कमाते हैं। वो तुम्हारे जख्मों का मजाक उड़ाते हैं। अगर मेरा यकीन नहीं आता तो किसी पत्रकार से दोस्ती करके देख लो। वो दरवाजा तोड़कर तुम्हारे बाथरूम में कैमरा लेकर घुस जाएगा और बोलेगा, गौर से देखिए इस बेशरम औरत को, ये बंद दरवाजों के पीछे नंगी ना आती है। तुम लाख दुहाई दो कि ये मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी नहाऊं, पर इन लोगों ने जनता को गंदी आदतें डाल दी हैं। पहले औरतें सड़क के किनारे नहाती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, बड़ी बात तो अब भी नहीं है, लेकिन तब अखबार में छपता था कि देखो इस बेशरम औरत को, इसे सड़क के किनारे नहीं नहाना चाहिए, इसे बाथरूम में छुपकर नहाना चाहिए। ये लोग तुम्हें कहीं जीने नहीं देंगे। अखबारों और न्यूज़ चैनल से बिल्कुल दूर रहो। अखबार में खबर छपती है टमाटर खाने से तेज होती है याददाश्त, प्याज खाने से बढ़ती है मर्दानगी। अगले महीने खबर छपेगी टमाटर खाने से होती है पित्ते में पथरी, प्याज खाने से बढ़ता है हृदय रोग। इनमें से कोई भी खबर सच नहीं है। ये बाजार में टमाटर और प्याज की डिमांड, सप्लाई और कीमत को उठाने और गिराने की तरकीब है। वो लोग जानते हैं कि 80% लोग पुरानी खबर नहीं पढ़ेंगे या फिर 80% लोग नई खबर नहीं पढ़ेंगे, और अगर किसी ने दोनों खबरें पढ़ी भी हों तो वो कर क्या लेगा। ये मायाजाल है। इस मायाजाल में ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती ही चली जाती हैं, कोई अंत नहीं है। वो आम खरीद कर पप्पी फ्री लेने वाला तरीका तो बड़ा पुराना हो गया, अब लाइफस्टाइल बेचा जाता है। कौन पहले आम तोड़े, लड़की को भी तनख्वाह दे, अब तो विचार बिकते हैं।
ऊंचा लाइफस्टाइल, हाई लाइफस्टाइल और बढ़िया लाइफस्टाइल। आज हर देश एक प्रोडक्ट है और वो खुद को, अपनी विचारधारा को और अपने लाइफस्टाइल को बेच रहा है। लोग आमों की तरह उसे खरीदते भी जा रहे हैं। पहले तो गांव से बाहर बड़ी दूर बाजार होता था। 100% जगह पर 1% बाजार। लोग घंटों पैदल चलकर कोई नाच गाना, तमाशा, सर्कस देखने जाते थे। वहां व्यापारी उन्हें कुछ बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बाजार धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फैलता चला गया। आज ये हाल है कि पहले जितना बाजार होता था उतना सा गांव रह गया है। मायाजाल ने 99% जगह पर कब्जा कर लिया है और 1% गांव बच गया है। अब तो बाजार तुम्हारे घरों में घुस गया है। पहले 90% चीजें लोगों के पास होती थी और वो सिर्फ 10% चीजें बाहर से खरीद कर लाते थे। अब जरा अपने घर के अंदर नजर दौड़ाओ, 90% चीजें तुम खरीद कर लाते हो। तुम फंस गए हो बच्चों, बुरी तरह फंस गए हो। तुम्हें लग रहा है एक दिन तो ऐसा आएगा जब तुम सब कुछ पालोगे, लेकिन ये ऊपर जाती सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती। तुमने देखा है ना, नेताजी 100 करोड़ खा गए, 8,000 करोड़ खा गए, फिर अगले महीने 50,000 करोड़ खा गए। तुम्हें लगता है वो बड़े अमीर हैं? नहीं, उनसे पूछो तो वो सोचते हैं कि हम दुनिया के किनारे पर बनी गंदी बस्ती जैसे गरीब देश में रह रहे हैं। जैसे शहरों से दूर गरीब गांव होते हैं ना, वैसे ही इंग्लैंड, अमेरिका के सामने भारत भिखारियों, मंगतों और बीमारियों से भरा स्लम है। ऐसा नेताजी सोचते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। वो 50,000 करोड़ खाकर भी उन शहरों के सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। वो अभी गरीब ही हैं, ऊपर से चोर। और याद है ना, अमीरों की महफिल में चोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। वो विदेशों में जाकर अपनी पहचान छुपाते हैं। भारत से आए हैं ये कहने में उन्हें शर्म आती है। वो किसी तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि उस भूखे नंगे देश से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारे पूर्वज तो ना जाने कब से यहीं बसे हैं। यकीन नहीं आता तो जरा देखो हमारी चाल ढाल, हमारा इंग्लिश का एक्सेंट देखो। मेरे पास कई फिल्मी कलाकार आते हैं, वो कहते हैं हॉलीवुड के स्टार्स के सामने हमारी क्या औकात। वो $32,000 एक रात का किराया देकर 7 स्टार होटल में एंजॉय करते हैं। हम हिंदी फिल्मों के गरीब हीरो, हमारा सस्ता मेकअप कैमरे में पकड़ा जाता है, जैसे तैसे एडिटिंग करके उसे ठीक करते हैं। ऐसा उन्हें लगता है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिन्हें तुम बहुत आगे का समझ रहे हो वो खुद को बड़ा पीछे समझ रहे हैं। तुम जिन्हें अमीर समझ रहे हो वो इस मायाजाल में बड़े गरीब हैं। तुम्हारे गांव का सबसे अमीर आदमी मुंबई जैसे शहर में आकर यह बताने से शर्माता है कि मैं बिहार से आया हूं। वो दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे नाम ले लेता है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो बड़ा खुश है, मगर मुझसे पूछो वो बड़ा गरीब है, वो बड़ा दुखी है। बड़ा नजर आने के चक्कर में ना वो घर का रहा ना घाट का। हो सकता है वो अपने पुराने हालातों से ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहा हो, पर अंदर से वो इस मायाजाल में खुद को कहीं नहीं देखता। वो उस खुशी के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है जो उसके दिमाग में रोज टीवी, अखबारों और इंटरनेट के जरिए डाला जाता है। तुम अच्छे तक पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इससे भी अच्छा है। वहां पहुंचोगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं, अभी सबसे अच्छे से भी अच्छा है। फिर हो सकता है कोई तुम्हें यह बताने वाला भी मिल जाए कि भैया जो तुम गांव में छोड़ आए हो उस छोटे से बगीचे वाले दादी के मकान से अच्छा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें दादी का घर दोबारा बेचा जा रहा है। ये मायाजाल है। बाजार तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच गया है। तुम्हारी सेक्स लाइफ भी अब धंधा है। तुम्हारा प्यार सोशल मीडिया की एक पोस्ट बन गई है। तुम्हारे सपने अब लाइक्स के मोहताज हो गए हैं। लोग पोस्ट में लिखते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं। अगर उसे ज्यादा लोग लाइक नहीं करते तो वो इरादा बदल लेते हैं। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, ये दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाएगा और न्यूज चैनल्स का जमाना बस खत्म होने की कगार पर है। इंटरनेट को अपनी ताकत बनाओ, इसे अपने फैसले मत बदलने दो। लेकिन जो लोग पहले अखबारों और न्यूज चैनल्स की मदद से लोगों को बहकाते थे वो भी अब इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। एक व्यापारी के जो तुम्हें कुछ बेचना चाहता है उसके सिवा और किसे दिलचस्पी होगी कि लोग क्या सोचते हैं। सोशल मीडिया तुम्हें उकसाता है कि तुम जो सोच रहे हो उसे बताओ, लिखो, वीडियो बनाकर डालो, दुनिया को बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है।
वो कुछ लोगों को इनाम भी देते हैं कि देखो इसने अपने विचार यहां लिखे हैं और इसे कितना ज्यादा फायदा हुआ है, आप लोग भी लिखिए, आपको भी फायदा होगा। लोग अपनी इंफॉर्मेशन, अपने रहस्य, अपनी सोच सब बताते जा रहे हैं और व्यापारी समझते जा रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम फिलहाल क्या इस्तेमाल कर रहे हो, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। अल्टरनेट से बचो। अल्टरनेट बड़ी खतरनाक चीज होती है। जैसे दातुन का अल्टरनेट था टूथपेस्ट। पूरी दुनिया के दांत टूथपेस्ट की कंपनीज के गुलाम बन गए हैं। चाय का अल्टरनेट है कोल्ड ड्रिंक। पहले लोग पार्टी में चाय पीते थे, मेहमानों को बढ़िया चाय पिलाई जाती थी। एडवर्टाइजमेंट में बताया गया कि आजकल के नौजवान कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक हमारी पार्टी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि दूसरे देशों पर हमला करना, दूसरों को गुलाम बनाना, ये सब इतिहास की बातें हैं, अब कोई देश दूसरे देश पर हमला करके उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, तो आप मायाजाल को समझे ही नहीं। आज भी हर देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, पर तरीका पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग अपने देशों में बैठे बैठे ही इंफॉर्मेशन के जरिए दूसरे देशों को लूटते हैं। हमला करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे देश के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, उनके रिसोर्सेस पर कब्जा कर लेते हैं। भारत को ही ले लो। अंग्रेज जब भारत से गए तो जाने से पहले उन्होंने पूरे भारत का सर्वे किया। यहां की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, यहां के लोगों के खून के नमूने, स्पर्म के नमूने, खासियतें, कमियां, वो सब साथ लेकर वापस गए। वो भागे नहीं, उन्होंने अपना कंट्रोल रूम बदल लिया है बस। पहले वो भारत में छावनियां बनाकर अपने अफसरों को नियुक्त करते थे, लोगों को मार पीट कर, लूट कर दौलत ले जाते थे। 200 सालों तक लूटने के बाद उन्होंने देखा कि अब तो इन लोगों के पास लुटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन्हें यहां छावनियां बनाना, लोगों को मारना पीटना महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने अपना ऑफिस इंडिया से हटाकर अपने देश में बना लिया, ताकि वो इस देश की जमीनों पर फैक्ट्रियां लगाने और यहां के लोगों को अपनी फैक्ट्रियों का मजदूर बनाने के प्लान पर काम कर सकें। भारत कभी आजाद हुआ ही नहीं था। वो भगत सिंह से डरकर थोड़ी ना भाग गए थे, ना उन्हें गांधी की कोई फिक्र थी। अगर तुम किसी देश को गुलाम बनाकर उस पर राज कर रहे हो, तो क्या वहां के किसी भगत सिंह से डरकर भाग जाओगे? क्या तुम इतने बेवकूफ हो, या तुम्हें लगता है कि अंग्रेज इतने बेवकूफ थे? नहीं। जैसे पहले लोग हाथों से लड़ते थे, फिर तलवारों से, फिर तीर कमानों से, फिर बंदूकों तोपों से, फिर मिसाइलों से, और अब दिमाग से। ये लड़ाई अब इंफॉर्मेशन की लड़ाई बन गई है। भारत जब से गुलाम बना तब से लेकर आज तक 1% भी आजाद नहीं हुआ। उन्हें भारत की जमीनें चाहिए, इसलिए उन्होंने यहां की फसलों को कमजोर किया। जो हरित क्रांति के नाम पर भारत में आई थी, वो एक चाल थी। कीटनाशकों से भरी सब्जियां, जल्दी उगाने वाली, बीमार कर देने वाली फसलें, उन फसलों के बाद बंजर हो जाने वाली जमीनें। पहले लोगों के शरीर में ताकत थी, आज बच्चे 5 फीट से ज्यादा लंबे नहीं होते, पतले हैं, कमजोर हैं। लड़कियों को स्लिम बनाने के लिए भूखे रहने की सलाह दी जाती है। इतना हम राशन नहीं खाते जितनी दवाइयां खा जाते हैं। जरा अपनी तरफ देखो, अपने मोहल्ले, अपने शहर को देखो, सब बीमार, कमजोर, गुलाम मानसिकता वाले। पंजाब में और बुरा हाल है, यहां लोग अपनी जमीनें बेच बेच कर विदेश जा रहे हैं ताकि वहां मजदूरी कर सकें। हां, कुछ लोग विदेशों में प्रोफेसर या डॉक्टर भी बन जाते हैं, पर रहे तो तुम मजदूर ही ना। तुम अपनी जमीन बेच रहे हो, विदेशों में जाकर बस रहे हो। जो जमीनें तुम बेच रहे हो, वहां पर विदेशी अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, फिर विदेशों से पढ़कर तुम्हारे बच्चों को भारत में नौकरी मिलेगी और वो अपनी ही जमीन पर बनी विदेशी फैक्ट्री में नौकरी करेंगे और हैरान होंगे कि ये 10,000 करोड़ की जमीन मेरे बाप दादा ने सिर्फ 40 करोड़ में बेच दी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी बड़े महान थे, जो वो इस गंदे से देश को छोड़कर अमेरिका जैसे महान देश में जाकर बस गए, जहां से पढ़ लिख कर आज हम वापिस यहीं पर मजदूर बने हुए हैं? वो थूकेंगे तुम्हारे नाम पर, गालियां देंगे तुम्हें। वो कहेंगे साला बुड्ढा इतना बेवकूफ था। पर जमीन तुम्हारी, जीवन तुम्हारा, जो मर्जी करो, मैं बस तुम्हें चिता सकता हूं। तुम जिस तेजी से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बुला रहे हो ना, ये देश फैक्ट्रियों वाला इलाका बनकर रह जाएगा। वो जो आज से 20-25 साल पहले होता था ना, शहर से दूर,
जहां हर कहीं धूल धुआं, गंदी बस्ती, बस्ती में कचरे के ढेर पर खाना ढूंढते नंगे बच्चे, घरों के बाहर खड़ी वेश्याएं, नशे में झूलते नशेड़ी, गरीबी, बीमारी, गंदा पानी, गंदी हवा। तुम कनाडा में बैठकर हंस नहीं पाओगे। ये पाप तुम्हें जीने नहीं देगा। जब तुम टीवी पर अपनी कौड़ियों के भाव बेची जमीन पर अंग्रेजी फैक्ट्रियां देखोगे, मॉल्स देखोगे, गोदाम देखोगे, तो तुम मर भी नहीं पाओगे। हाँ, जैसा फैक्ट्रियों वाला इलाका मैंने तुम्हें बताया है वो वैसा नहीं होगा। वो तो पुरानी बात है। यहां तो कांच की बिल्डिंगें बनेंगी, पढ़े लिखे लोग टाई सूट पहनकर मजदूरी करेंगे, वेश्याएं कहेंगी माई बॉडी माई रूल्स, नशेड़ी यो यो करते फिरेंगे। बात वही है, बस चेहरा बदल जाएगा। पहले गंदी बस्तियां होती थी, अब बिल्डिंगें होंगी। मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, ना ही मैंने अभी तक यह कहा है कि मायाजाल गलत चीज है। मैं तो तुम्हें मायाजाल सिखाने वाला हूं, मैं तो तुम्हें मायाजाल सिखाऊंगा। मैं उसे गलत क्यों कहूंगा? मैं बस ये कह रहा हूं, करो सब कुछ, मगर जरा होश में रहकर करो, उसके गुलाम मत बनो। कई एनआरआईज मेरे पास आते हैं, कईयों को विदेशों में रहते हुए 20-20 साल हो गए हैं। वो इस बात को महसूस करने लगे हैं। वो कहते हैं, जब हम यहाँ के बच्चों को बताते हैं कि बेटा अपनी मिट्टी, अपना देश, अपनी माँ को मत बेचो, विदेशों में कुछ नहीं है, तो वो आगे से हम पर हंसते हैं, कहते हैं क्या पुरानी फिल्मों के डायलॉग मारते हो, खुद मजे कर लिए हमें रोक रहे हो। ये जो बातें हैं, ये जो डायलॉग्स हैं कि ये मेरी धरती है, मेरी माँ है, इसने मुझे अपना खून पिलाकर पाला है, ये बातें बचपने में समझ में नहीं आती। लेकिन तुम मुझे 40 साल का एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा पाओगे जो ये फिल्मी डायलॉग ना मारता हो। मैं विदेशों में बसे भारतीयों से कहता हूं कि मेरा साथ दो, इस अंधी दौड़ को रोको। मायाजाल रचने वाले 5-10 साल का प्लान नहीं बनाते, वो 200 से 500 साल का प्लान बनाते हैं। पहले लोगों को पेस्टिसाइड, कीटनाशक वाला गंदा खाना खिलाया गया, लोग बीमार हो गए, फिर वो दवाइयों पर पैसे खर्च कर रहे हैं और दवाइयों की कीमत आसमान छू रही है। ये बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब तुम शुगर का कॉन्सेप्ट ही देख लो। चीनी तो सस्ती मिलती है, गुड़ भी सस्ता मिलता है, और मीठा तो हर इंसान खाता है। ये बहुत बड़ा बाजार है। तो तुम चाहे जुखाम की दवाई लेने जाओ, चाहे छोटी सी खरोंच पर लगाने के लिए बैंडेज लेने, तुम घर लौटोगे तो ये रिपोर्ट लेकर लौटोगे कि तुम्हें शुगर है। ब्लड टेस्ट करवाने के भी अलग से पैसे लग जाएंगे। फिर डॉक्टर तुम्हें अल्टरनेट देगा, शुगर फ्री टैबलेट्स। ये सारा मायाजाल है, और ये अल्टरनेट बेचने के लिए ही रचा गया है। शुगर फ्री नया बाजार है। तुम नए जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के चक्कर में फंस गए हो। अब तो शुगर का मरीज छोड़ो, अच्छे खासे लोगों को भी लपेटा जा रहा है। स्लिम होने के लिए शुगर फ्री खाओ, अच्छी नींद लेने के लिए शुगर फ्री खाओ, थकावट से बचने के लिए शुगर फ्री खाओ। सीधा सा गणित है, समझने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। लोग जो आमतौर पर कर रहे हैं, जैसे वो आम खा रहे हैं, तो पहले उनका ध्यान आम से हटाकर लड़की पर लगा दो। ये पहला स्टेप हो गया। अब वो आम के बारे में नहीं सोचेंगे, अब वो लड़की के बारे में सोचेंगे। लड़की को इंडस्ट्री समझ लो, वहां अब तुम्हें कुछ भी बेचा जा सकता है कि भैया लड़की के लिए फूल खरीद लो, चॉकलेट खरीद लो, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो, बालों में लगाने के लिए जेल खरीद लो। मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे 100 रुपया दो, बदले में मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तुम्हारा ध्यान 100 से हटकर 500 पर लग जाएगा। 100 रुपया तो मेरी जेब में गया, वो मैं कमा चुका हूं, और 500 असल में मैं तुम्हें कभी देने नहीं वाला हूं। मैं तुमसे कहता हूं बस एक शर्त है, ये 500 रुपए मैं इस कुएं में फेंक देता हूं, तुम जाकर ले आओ। तुम कुएं में झांक कर देखोगे तो वो छोटा सा कुआं होगा, 20-25 फीट वाला, सूखा हुआ कुआं, पानी भी नहीं है। जमीन पर पड़ा 500 का नोट तुम्हें दिखाई देगा, सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तुम सोचोगे सौदा बुरा नहीं है। तुम कुएं में उतरोगे और जैसे ही 500 का नोट उठाने लगोगे, तभी वहां एक छोटा सा आदमी आ जाएगा। वो बोलेगा भैया 500 तुम्हारे हैं, चाहो तो ले जाओ, पर इस कुएं को और गहरा खोदोगे तो उसमें खजाना मिलेगा, करोड़ों का खजाना। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए ये कुआं मैं खोद देता हूं, मगर मैं खुदाई करने के 1000 लूंगा। खजाना है जरूर, अगर खजाना ना मिला तो उल्टा मैं तुम्हें 2000 दे दूंगा। जाहिर सी बात है तुम मान जाओगे। कुआं खोदा जाएगा, नीचे पड़ा हुआ खजाना भी मिल जाएगा। अब तुम्हारा ध्यान खजाने पर अटक गया है। तुम वो 100, वो 500, वो 1000 रुपए सब भूल जाओगे। लेकिन खजाने पर भी एक आदमी बैठा होगा। वो तुमसे कहेगा अगर खजाना चाहिए तो पहले मेरी 5 बेटियों से शादी करनी पड़ेगी। 5 खूबसूरत पत्नियां भी मिल रही हो और खजाना भी मिल रहा हो, तो इससे अच्छा
तो कोई सौदा ही नहीं है। लेकिन वो आदमी कहेगा कि मेरी एक बेटी बीमार है, अगर वो मर गई तो शर्त खत्म, तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। और वो जिस जड़ी बूटी से ठीक होगी वो संजीवनी कैलाश पर्वत पर मिलती है। अब तुम कैलाश की तरफ भागोगे। तुम्हें लगता है तुम कभी मुझसे अपना 100 रुपया वापस लेने आओगे? नहीं, ये माया जाल है, ये अल्टरनेट्स का माया जाल है। तुम्हें पता है चीनी यानी शुगर गुड़ का अल्टरनेट था। पहले लोग गुड़ खाते थे, चाय में, हलवे में, लड्डुओं में, सब में गुड़ डाला जाता था और चीनी फ्री मिलती थी। जैसे अब टूथपेस्ट के साथ शुगर फ्री टैबलेट्स फ्री मिलती है ना, बस वैसे ही शुगर फ्री इंडस्ट्री का भविष्य बहुत बड़ा है। आने वाले समय में गुड़ चीनी सब खत्म हो जाएगा और शुगर फ्री खाना एक नशा है। जिस दिन तुम नहीं खाओगे तुम बीमार हो जाओगे। अल्टरनेट्स तो आते ही रहेंगे। छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा। टीवी पर दिखाते हैं छोटे बच्चे को रोटी मत खिलाओ, मूली मत खिलाओ, गाजर मत खिलाओ, उन्हें हमारा डब्बा खिलाओ, हमारा पाउडर खिलाओ। वो बच्चों को मुंह खोलते ही अपने प्रोडक्ट का गुलाम बना रहे हैं। जैसे तुमने गुड़ छोड़ दिया चीनी के लिए, वैसे ही तुम अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपना देश छोड़ रहे हो और जिस यात्रा पर तुम निकल रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। और तो और वहां ऐसे साधु सन्यासी धर्मात्मा भी मिलेंगे जो बताएंगे कि ये मायाजाल है। अब इससे मुक्त होना चाहते हो तो ध्यान करो, योगा करो, कुत्ते पालो, अनाथ आश्रम में चंदा दो।